एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 11 के सिलेबस पे तो हम बहुत अच्छे से बात कर चुके थे, तो अब पारी है चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, मैं बस आप लोगों को एक बार सिलेबस थोड़ा सा याद दिला दूं कि जो सिलेबस है आप लोग जानते हैं। बस थ्योरी का थोड़ा सा एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं उसको, ताकि जो बच्चे नए हैं वो उनको समझ हो जाए कि हमारे सिलेबस में जो प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, वो कितने मार्क्स की है। ठीक है, तो उस पे एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने शुरू में बात करी थी कि आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक आपका होता है थ्योरी, ठीक है, तो थ्योरी है। दूसरा है आपका प्रैक्टिकल, ठीक है, तो एक है प्रैक्टिकल एंड दूसरा है थ्योरी। थ्योरी आपका 30 मार्क्स की है, जबकि प्रैक्टिकल है आपका 70 मार्क्स का। यानी कि थ्योरी यहाँ पे वेटेज कम रखती है 30 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल है आपका 70 मार्क्स का। क्योंकि आपने फाइन आर्ट चूज किया है, तो फाइन आर्ट में प्रैक्टिकल से ज्यादा चीजें होती हैं, प्रैक्टिकली सीखना होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए। ठीक है, तो उसके बाद ही लेकिन आप लोग ये समझिए, जो आपके 30 मार्क्स का थ्योरी है ना, वो 30 मार्क्स के थ्योरी के जो नंबर है वो फ्री के नंबर है। फ्री का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि इसमें मतलब बहुत ही कम सिलेबस है। इतना कम सिलेबस है कि अगर आपने मेरे सिलेबस की वीडियो देख ली तो आपको आपका सिलेबस फिंगर्स पे याद हो जाएगा। और साथ ही साथ एक अच्छी चीज और ये होगी कि आपको आपके सिलेबस के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे बस सिलेबस को पढ़ने से। तो सोच रहे हैं कि सिलेबस को सीबीएसई ने कितना ज्यादा सेलेक्टिव कर दिया है, टॉपिक कितने सेलेक्टिव कर दिए हैं, और जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं बस उनको ही बताया गया है, उसके अलावा और कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। और बहुत इजी है। मैंने जैसे कि आपको आज हम चैप्टर नंबर 1 जब कवर करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। मैं आपके लिए कोई बल्कि क्लास नोट्स मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे कुछ नहीं करने वाली हूँ। हम ट्रक्स में बात करेंगे, उन पॉइंट्स को उठाएंगे, फिर बात करेंगे, समझेंगे, ताकि उस पॉइंट्स, जब वो पॉइंट आपको कहीं किताब में दिखाई दे तो आपको वो सारी बातें बैकग्राउंड की याद आ जाए जो हमने इस वीडियो में की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक बार अपना लेक्चर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज सूचना वो ये कि जिन बच्चों ने भी पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक या फिर कमर्शियल आर्ट ऑप्ट किया है फाइन आर्ट में, तो उन सिलेबस बच्चों के लिए ये अच्छी बात है कि उनका जो थ्योरी का सिलेबस है वो सेम है। यानी कि आप लोग थ्योरी के सिलेबस के लिए कहीं मत भटकिए, आप लोग रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे आइए। हम लोग बेस्ट तरीके से यहाँ पे अपने फाइन आर्ट के सिलेबस को तैयार करेंगे। और अगर आप लोग सिलेबस के एंड तक बने रहते हैं, जल्दी जल्दी हम सिलेबस कवर कर लेंगे, तो आपके 28 मार्क्स, ठीक है, 30 में से 28 मार्क्स जो होंगे वो आपके बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे अपने अगला जो स्टेप होगा प्रैक्टिकल, वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल आपका लास्ट में। तो शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है आज, चैप्टर नंबर 1 का नाम है पहला प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। आप क्लास 11th में हम लोग जो इंडियन आर्ट है उसकी बात करेंगे, कब से, प्राग इतिहास से लेकर मध्यकाल तक। समझ रहे हैं आप लोग कि प्राग इतिहास से शुरू करेंगे, कैसे कला का विकास हुआ, कला का उद्भव हुआ, और मध्यकाल तक आते आते देखेंगे कि कैसे कुतुब मीनार, गोल गुंबद, इतने बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स बने। ठीक है, उसके बाद तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। अब ये शब्द प्राग ऐतिहासिक की मैं अगर बात करूं तो बस एक छोटी सी चीज, हम अपने इतिहास को, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, और उसमें भी प्राचीन इतिहास की, ठीक है, तो जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं भारत के, तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्राग ऐतिहासिक, एक होता है आपका आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, जिसमें आप हड़प्पा सभ्यता इत्यादि की बात करते हैं, और एक होता है आपका जो लास्ट है वो है आपका ऐतिहासिक। ठीक है, इस तरीके से हम भारत के जो इतिहास है, और उसमें भी जो आपका प्राचीन इतिहास है, उसको 3 भागों में बांटते हैं, प्राग, आद्य और ये ऐतिहासिक। ठीक है, तो बस इसको आपको जानना है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हमारी बात हो रही है प्राग ऐतिहासिक की, मतलब भारत के प्राचीन इतिहास का पहला कालखंड, जब मनुष्य की शुरुआत हुई, या जब मनुष्य आदि मानव था। आप लोग सभी जानते हैं, क्लास 11 की हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, या फिर ऐसे ही कि शुरू में आप मानव जब से अस्तित्व में आया, ठीक है, जब से वो उसका मतलब डेवलपमेंट हुआ, तो वो प्राग ऐतिहासिक से हमें साक्ष्य मिलते हैं। और वो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे पास कोई लिखित सोर्स नहीं है, हमारे पास कोई किताब नहीं है। उस समय तक ना तो कोई लिखित या लेखन कला का विकास हुआ था, तो किस आधार पे हम इन सारी बातों को जान पाते हैं कि आदि मानव था, उसके बाद ये सारी चीजें डेवलपमेंट हुई, वो कैसे रहा करते थे, समाज कैसा था, और समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी,
तो उन सारी बातों का पता हमें आर्ट के माध्यम से लगता है, हमें जो रॉक पेंटिंग्स हैं उनके माध्यम से लगता है, ठीक है? तो उसके माध्यम से हम जान पाते हैं। तो अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 वही कहता है कि प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। प्राग ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास का ऐसा कालखंड जिसके लिए ना तो कोई लिखित दस्तावेज होते हैं, ना तो कोई किताब होती है और ना ही इस समय तक खेती की शुरुआत हुई होती है। तो मतलब कि प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा कालखंड है जब ना तो लिखित दस्तावेज है, ना तो कोई किताब है और ना ही खेती की शुरुआत हुई, ऐसे काल को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि आद्य ऐतिहासिक काल में आप लोगों को पता होगा हड़प्पा सभ्यता, वो आद्य ऐतिहासिक काल का उदाहरण है। उसमें आपने सुना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अभी भी नहीं पढ़ा गया है, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो चित्रात्मक लिपि है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि जो आद्य ऐतिहासिक काल है, ठीक है? आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लेखन सामग्री तो है, मतलब पढ़ने के लिए कई सारी चीजें तो हैं, लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है? आप क्या कर सकते हैं? लेखन सामग्री को पढ़ नहीं सकते, वो ऐसी भाषा में, ऐसी लिपि में है। इसीलिए उसको कहा हमने आद्य ऐतिहासिक। और प्राग ऐतिहासिक में कहा कि जिसके लिए ना तो हमारे पास लेखन कोई सामग्री है, जिसके लिए ना तो हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज है, ठीक है? ना ही इस समय तक लेखन जो कला थी उसका उद्भव हुआ था, ठीक है? तो इस काल को हमने कहा प्राग ऐतिहासिक काल। समझ में आ रही है बात आपको? और इस काल के बारे में ज़्यादा हमारे पास कोई चीज़ें है भी नहीं, बस कुछ पुरातात्विक स्रोत ही हैं जिसके आधार पर हम इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने बताया कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसके लिए ना तो हमारे पास कोई जिसके लिए ना तो हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज, ना कोई किताब, ना ही कोई ना खेती की शुरुआत हुई होती है। उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा कि ये प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल है। उसके बाद इस काल में जो शैल चित्र बने, शैल चित्र का मतलब होता है जो पत्थर पर, ठीक है? चट्टानों पर जो चट्टानों पर आदि मानव थे, उन्होंने शुरू में चित्र बनाए, ठीक है? उसको कहा गया रॉक पेंटिंग, ठीक है? शैल चित्र। क्योंकि शुरू में आप जानते हैं कि अचानक तो उनको कैनवस नहीं उपलब्ध हो गया होगा, तो इस कारण से जब शुरू में कैनवस वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो कहाँ पे बनाएँगे वो लोग? पहाड़ अपने जो पहाड़ हैं जहाँ पे वो निवास करते थे, या फिर निवास करते थे, या फिर जो पहाड़ हैं, मतलब मैंने अभी कहा, इसके अलावा जो पर्वत है, उन पे गुफ़ाओं में वहाँ वो बनाएँगे, अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे चित्रों के माध्यम से, तो उसको कहते हैं शैल चित्र। अब शैल चित्र के बारे में एक अच्छी डेफिनेशन देख लेते हैं कि शैल चित्र बोलते किसे हैं? तो शैल चित्र का मतलब होता है पत्थर पर की गई चित्रकारी। क्यों करते थे पत्थरों पर चित्रकारी? तो बस अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए, विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। आज भी आप लोग देखते हैं कि हम पेंटिंग, जो जिन बच्चों को भी पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, वो पेंटिंग अक्सर क्यों करते हैं? अब कभी-कभी आपने देखा होगा, आपने क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे कार्टून्स देखे होंगे, तो वो भावों की अभिव्यक्ति के लिए, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इनको करते थे, ऐसा आपकी एनसीईआरटी बुक कहती है। खोज कब हुई शैल चित्रों की? सबसे पहले जो खोज है, वो 1867 से 1868 के बीच में हुई, ठीक है? और किसने की खोज? तो एंडरसन, कॉकबर्न, मित्र और घोष, ये 4 व्यक्ति थे भारतीय और यूरोपीय भी, जिन्होंने शैल चित्रों की खोज की। किसकी खोज की? शैल चित्रों की। और ये जो शैल चित्र हैं, ये भारत के अलग-अलग हिस्सों में, अलग-अलग भागों में पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये था जस्ट एक इंट्रोडक्शन कि कैसे खोज हुई, किसने करी, जो कि जब आप लोग अपनी बुक को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी मैंने आपके लिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स निकाल दिए। अब हम आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ, किस काल के, मतलब हमें जो शैलचित्र मिल रहे हैं, ठीक है? शैलचित्र जो हमें मिल रहे हैं, वो किस काल के हैं भई? तो जो शैलचित्र जो मिले हैं वो हमें, वो आप देखोगे तो उत्तर पुरापाषाण काल से है। मतलब जो उत्तर पुरापाषाण काल है, वहीं से हमें सबसे पुराने और सबसे अधिक प्राचीन शैलचित्र मिलते हैं। आप काल को ना, जब हम प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं, तो उसको भी हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल में विभाजित करते हैं। तो इसको जब हम विभाजित करते हैं इन कालखंडों में, उसमें एक कालखंड होता है पुरापाषाण काल, यानी कि बाद का, ठीक है? तो पाषाण काल का मतलब होता है कि जब स्टोन एज, जब ज़्यादातर जो मनुष्य थे वो शिकार करते थे, स्टोन के माध्यम से, पत्थरों से अपने औज़ार बनाया करते थे, ठीक है? तो स्टोन एज से मिलते हैं, सबसे पुराने यहीं पे हैं। उसके बाद स्थान क्या-क्या है इसके? तो
स्थान की बात करें, बिहार से हमें कुछ मिले हैं, उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से कुछ हमें शैलचित्र मिले हैं, उत्तराखंड में हमें कुमाऊँ की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से मिले हैं। यहाँ पे एक नाम आता है जिसको कहते हैं लकड़ुगियार करके कुछ है, ठीक है, लकड़ुडियार करके है, ठीक है, वहाँ से हमें बहुत सारे क्या मिले हैं, शैलचित्र मिले हैं, जो हमें उस समय के मानव के जो भाव है, उनकी चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद कर्नाटक, दक्षिण भारत में आप जाओगे तो कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई सारे चित्र मिले हैं, जिसमें से 3 मुख्य स्थान हैं। एक है कूपगुल्लू, एक है पिकली हॉल, दूसरा है टेक्कलकोटा। ये याद रखिएगा आप लोग कि जो तीनों नाम हैं, वो कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश है उसके बीच में स्थित है, ठीक है? तो यहाँ पर है ये, और ये तीनों नाम, ये तीनों स्थानों पे हमें क्या मिले, हमें यहाँ पे मिले शैल चित्र, और ऐसे नहीं काफ़ी क्वालिटी के, काफ़ी अच्छे खासे शैल चित्र मिले हैं, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं अपना मध्य प्रदेश आते हैं, क्योंकि हमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वहाँ से हमें 7 मतलब जो भीमबेटका है, वहाँ से हमें बहुत सही शैलचित्र मिले हैं। बहुत ही सुंदर, ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो जीवंत हैं, ऐसे शैलचित्र मिले हैं, और इन शैलचित्रों को हम लोग बाँटते हैं। ये हुँ, यहाँ से हमें शैलचित्र मिले हैं, ठीक है? और इन शैलचित्रों का को अगर जब हम देखते हैं, तो इनका विभाजन हम 7 कालखंडों में करते हैं, ठीक है? जिसमें से आपका पहला है ये पुरापाषाण काल, ठीक, पुरापाषाण काल। उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, जो मैंने लिखा भी हुआ है, तो देख लेते हैं एक बार यहाँ पर कि 7 कालखंड के यहाँ पे हमें चलचित्र मिले हैं, और स्थान है भीमबेटका। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको स्पेशली मेंशन किया हुआ है, और 7 मैंने यहाँ पे बोला 7 कालखंडों के मिले हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस में केवल उत्तर पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो चित्र हुए हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में ही पढ़ना है, उसके ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है? वहीं यहीं से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका, ये देखिए, आप लोग अगर इसको देख सकें थोड़ा-सा, इसको हुँ, तो आप लोग देखिए, ये जंगली जानवर का शिकार करते हुए एक चित्र है, और ये भीमबेटका से मिला है। कहाँ से मिला है हमें ये हमें मिला है भीमबेटका से, ठीक है? और आप देख सकते हैं कि हल्का-सा आप देखिए कि इसमें रेड कलर का यूज़ हुआ है, ठीक है? ये चट्टानों पे बना हुआ है, गुफाओं की चट्टानों पर, और यहाँ पे क्या दिखाया गया है इस चित्र में, जंगली जानवर का शिकार, कि जंगली जानवर का कैसे शिकार किया जा रहा है, उसको इस चित्र में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है? अब अगले उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें ये है लहरीदार, देखिए। हुँ, लहरेदार लकीरें, ये हमें मिली है लखुडियार से, और लखुडियार पड़ता है उत्तराखंड में, ठीक है? लखुडियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएँ, 1 लाख गुफाएँ। ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके उसमें है 1 लाख गुफाएँ, इसका मतलब है लखुडियार का। इसमें आप लोग देखिए कि देखिए लाइनें ऐसे-ऐसे करके ऐसे ये बनी हुई है, ठीक है? ये ऐसे करके ये इस तरीके से कुछ है, ठीक है? और उसके बाद क्या है कि यहाँ पे 2 कलर का यूज़ हुआ है, मतलब इसके साथ वो क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे आप लोग देखेंगे व्हाइट कलर है, इस तरीके से है ये, यहाँ पे व्हाइट कलर है। उसके बाद व्हाइट कलर यानी कि क्या है, ये लहरीदार लकीर है, और क्या दर्शाती है, वो इस चित्र के माध्यम से स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो अगले चित्र की तरफ चलते हैं, या अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए। हुँ, हमने बात की थी कि जो पहला टॉपिक है, पहले टॉप मतलब शुरू में हम बात कर चुके हैं कि कैसे इसकी खोज हुई, किसने करी, 4 लोग थे, और जब से भारत में शैलचित्र मिलते हैं, वो किस काल के हैं, और सबसे ज़्यादा किन-किन क्षेत्रों में हमें शैलचित्र मिलते हैं। अब हम कुछ 3 से 4 शैलचित्र जहाँ पे मिले हैं, जैसे कि उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और भीमबेटका, इनके यहाँ से जो कुछ चित्र मिले हैं, उनको कुछ विशेषता के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले है उत्तराखंड में जो हमें मिला है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हमें मिला है एक लखुडियार नामक जगह है, जहाँ इसका मतलब होता है 1 लाख गुफाएँ। अब यहाँ से जो हमें शैलचित्र मिले हैं, उनकी विशेषताएँ क्या हैं?
तो आप लोग देख सकते हैं ये चीज। सबसे पहले यहाँ से हमें मानव की, पशु की और ज्यामितीय चित्र मिले हैं। किसके मिले? मानव, पशु और ज्यामितीय। मानव को यहाँ पे समूह में दिखाया गया है, मतलब कि कैसे है, ऐसे करके। तो आप लोग क्या समझेंगे इससे कि जो मानव है वो समूह में रहेगा, रहा करता था शुरू में, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी? समतावादी थी। उसके बाद जानवरों की जब आप बात करेंगे तो लोमड़ी, छिपकली, लंबे सूंसन वाला जानवर, ये कुछ 3 से 4 जानवर है। आप लोग देखोगे कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, मतलब आप जब भीमबेटका की तरफ आएंगे तो भीमबेटका तक आते आते बहुत सारे जानवरों के चित्र बनाए जाने लगे। जानवरों के चित्र के साथ साथ जो लोग होते थे उनको भी बहुत सजावट के साथ दिखाया जाने लगा। समाज के सभी वर्गों का इसमें इंक्लूड कर दिया गया चित्रों में। शिकार, डेली लाइफ के चित्र भी जोड़ दिए गए। इस तरीके से जहाँ आज केवल हमें लोमड़ी, छिपकली और मात्र कुछ चित्र मिलते हैं। कहाँ से? उत्तराखंड के लखुडियार से। वहीं भीमबेटका तक आते-आते हम देखेंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता के विषयों से समृद्ध चित्र मिलते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ज्यामितीय की बात करते हैं तो केवल आयताकार और लहरीदार ही चित्र मिले हैं। आपने वो पिछली इमेज में देख लिया कि कैसे ऐसे-ऐसे करके वो लहरीदार चित्र बने हुए हैं। तो बस ये है, कलर में यहाँ पे सफ़ेद, काले और लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। तो कि हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, जहाँ अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा में लखुडियार से हमें काफ़ी सारे चित्र मिले हैं। मानव, पशु और ज्यामिति के समूह में दिखाया गया। मानव को, पशु में लोमड़ी, छिपकली और लंबे सूंसन वाले जानवर की है। ज्यामितीय में आयताकार और लहरीदार। उसके बाद कलर में 3 कलर है, सफ़ेद, काला और लाल। ठीक है, खत्म। अब अगला है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आप लोग देखोगे, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी हमें कई सारे शैल चित्र मिले हैं। तो क्यों बहुत सारे शैल चित्र मिले? क्योंकि यहाँ पर ग्रेनाइट की चट्टानें थी। ग्रेनाइट की चट्टानें होने के कारण उन्होंने शैल चित्रों के लिए, उनको बनाने के लिए बहुत अच्छा आधार दिया। ठीक है, एक कैनवस प्रदान किया। कैनवस एक शीट होती है जिसपे जब हम ड्राइंग करते हैं तो वो बहुत सुंदर दिखती है। तो ग्रेनाइट की चट्टानों पर बने हुए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन आधार माना गया। यहाँ पे जो चित्र मिले हैं वो नवपाषाण काल के हैं, उत्तर पाषाण काल के हैं, आरंभिक ऐतिहासिक काल के हैं। उसके बाद 3 प्रमुख स्थान है यहाँ पे, पिकली हॉल है, टेकॉल कोट है और एक है कूपगल्लू। ठीक है, तो 3 मुख्य स्थान है, पिकली हॉल, टेक्लाकॉल और कूपगल्लू। रंगों की बात करें तो सफेद और लाल रंगों का प्रयोग हुआ है। काल की बात करते हैं तो ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल याद करें कि जब हमने अपने कालखंडों को 3 भागों में बाँटा था, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, उसको भी हमने 3 कालखंडों में बाँटा था। 3 कालखंडों में बाँटते हैं, उसमें होता है परवर्ती, फिर आपका आता है आरंभिक काल और फिर आता है नवपाषाण काल। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से जो हमें शैल चित्र मिल रहे हैं, वो किस-किस काल के हैं? वो आपके 3 कालों के हैं। पहला है आपका परवर्ती ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल। इन 3 कालों के चित्र मिलते हैं हमें आंध्र प्रदेश से प्लस कर्नाटक से, ठीक है। जानवरों के चित्र अब आप देखिए, पहले वाले में याद करें, जानवरों में केवल लोमड़ी, छिपकली, लंबे सूंसन वाला जानवर है। यहाँ पे देखिए क्या डेवलप चेंज हुआ। यहाँ पे भेड़ के भी चित्र मिले हैं, हाथी के चित्र मिले हैं, सांभर के चित्र मिले, चिंकारा चित्र मिले हैं, आज भी चिंकारा होता है और बकरी आदि, मतलब और भी कई जानवरों के चित्र मिले। यानी कि धीरे-धीरे जो कला थी, शैल चित्र कला थी, उसका विकास हो रहा था। उसमें और विषय भी जोड़े जा रहे थे। जानवरों को और प्रभावशाली रूप में दिखाया जा रहा था, जो कि भीमबेटका तक आते-आते ये बात सिद्ध हो गई है। जितनी भी हम विशेषताएँ की बात कर रहे हैं, आप बस चेंजेस को नोट करें कि इससे इसमें क्या चेंज है। अब आप लोग जानते हैं कि ये किस साल का था? ये यहाँ पे परवर्ती, यानी कि काफ़ी समय बाद, पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल के बाद क्या हुआ, इस काल तक आते-आते उसके बाद आया ये ऐतिहासिक काल, जिसमें परवर्ती काल। तो भेड़, हाथी, जानवरों के जो चित्र बनाए जा रहे थे, तो उसकी संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो गई। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, जैसे कि शिकार का दृश्य है ये, आप लोग देख सकते हैं कि कैसे इसमें कुछ लोग हैं जो हाथ में क्या लिए हुए, ये भाला लिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और इसके माध्यम से ये देखिए, इसके माध्यम से वो क्या कर रहे हैं, वो शिकार कर रहे हैं, ठीक है? शिकार कर रहे हैं, ये इमेज बहुत आपके बुक में है, आप लोग देख सकते हैं इसको। उसके बाद है नेक्स्ट, ये है नृत्य का दृश्य। अब इन इमेजेस में आप एक चीज़ देख सकते हैं
कि कई सारे, जैसे कि पिछले में हमने देखा शिकार की, उसमें शिकार के विषय पर उन्होंने चित्रकारी की हुई है। उससे पहले हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे लोग समूह में हैं, ठीक है? इसके अलावा हमने भीमबेटका के कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखे। अब इसमें क्या है कि सभी लोग क्या कर रहे हैं, सामूहिक रूप से नृत्य कर रहे हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं ग्रुप में हैं, लोग ग्रुप में हैं, ठीक है? यहाँ पे ये कुछ वाद्य यंत्र बजा रहा है। ये क्या दिखाता है? आज जो हम लोग कहते हैं कि जो शुरुआती जब समय था, जब मानव अस्तित्व में आया था, तो उस समय समतावादी समाज था, सब ग्रुप में रहा करते थे। तो ये हम ऐसे ही नहीं कहते या हमें ऐसे ही नहीं पता चलता है ये। ये हमने काफ़ी जो मतलब ये बहुत सारे जो चित्रकलाएँ हैं, काफ़ी सारे टेक्स्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन चित्र के माध्यम से हम इस बात को जान सकें कि उस समय का जो समाज रहा होगा, वो काफ़ी ज़्यादा समतावादी होगा। लोग ग्रुप में रहा करते थे, महिलाओं का काम था केवल घर पे रहना, ठीक है? और घर के कामों को करना, ठीक है? इस तरीके से। तो ये चित्र में ये चीज़ स्पष्ट हो रही है यहाँ पर। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हाँ, मध्य प्रदेश। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आ गए हैं। मध्य प्रदेश में मिली हुई है हमें भीमबेटका, भीमबेटका की रॉक पेंटिंग। भीमबेटका में ही क्यों? और भीमबेटका मतलब मध्य प्रदेश में इतने सुंदर-सुंदर चित्र क्यों मिले हैं हमें? उसका कारण क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो शैलचित्र थे, उसकी खोज किसने की? तो खोज 1957 से 58 में हुई, जो डॉक्टर बी.ए. वाकणकर थे। उन्होंने इस स्थान की खोज की, लंबे समय तक दौरा किया और फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी गुफाएँ हैं। लगभग 800 के 800 तक गुफाएँ हैं और उन 800 में करीब 500 जो गुफाएँ हैं, उसमें शैलचित्र बने हुए हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि थी हमारे लिए ये, उस समय के मानव को समझना, क्रियाओं को समझना, बिहेवियर को समझना, सोसाइटी को समझना, ठीक है? जिसके लिए हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है और अचानक से हमें गुफाएँ मिल रही है, जिसमें से हमें 500 गुफाओं में बहुत सारे चित्र मिल रहे हैं और इस आधार पे हमने इस कई सारी हिस्ट्री, आप देखोगे प्राग ऐतिहासिक या फिर प्राचीन इतिहास पे कई सारी किताबें लिखी गई, तो उसका आधार क्या था? ये सारे सोर्सेज़, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं हम लोग बी.ए. वाकणकर थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा, भूलना मत इसको। बी.ए. वाकणकर 1957, काल क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से जो हमें रॉक पेंटिंग मिली है, वो 7 कालावधियों की है। मतलब वहाँ पर जो भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग बनी है, वो केवल एक काल की नहीं है कि उत्तर पाषाण काल की हो गई, मध्य पाषाण काल की होगी, बल्कि वो 7 काल की है, यानी कि उत्तर पाषाण काल से लेकर, क्योंकि भारत में जो शैलचित्र मिलते हैं, वो सबसे पुराने उत्तर पाषाण काल में, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, उससे पुराने शैलचित्र मिलते ही नहीं हैं। उसके बाद उत्तर पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल, उसके बाद और भी 4-5 और काल हैं, लेकिन तो ये 7 कालों के हमें शैलचित्र मिलते हैं भीमबेटका में। यानी कि शुरू जब से मानव का उद्भव हुआ, जब से हमें उसके बारे में पता चला है, तब से लेकर मध्य नवपाषाण काल तक आते-आते हमें जो कला में क्या-क्या परिवर्तन हुए, वो सब कुछ समझने को मिलता है। कहाँ पर? भीमबेटका में। तो भीमबेटका बहुत सारी चीज़ों को बताता है। उसके बाद बात करते हैं, ये 7 कालावधियों के चित्रों की बात करता है, जिसमें उत्तर पुरापाषाण काल, ये याद रखना है सबसे, कि भारत में जो शैलचित्र मिलते हैं, वो सबसे पुराने कब के हैं? सबसे जो प्राचीन है, वो है पुरापाषाण काल के, ठीक है? उसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल, फिर ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल लग रहा है, तो समझ जाइए कि ये कौन-सा एज है जब मानव अपने शुरुआती अस्तित्व पे था, शिकार करता था, जो बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद इसके विषय क्या है? भीमबेटका में जो हमें रॉक पेंटिंग्स मिली है, तो उससे इसके विषय है धार्मिक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में है, शिकार, नृत्य, संगीत, शहद इकट्ठा करना। अब आप लोग पीछे के जो हमने अभी पढ़े हैं, अलग-अलग स्थानों के चित्र, उनसे थोड़ा-सा इसको कंपेयर करो तो आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पे विषयों की संख्या बढ़ गई है। यहाँ पे विषयों में कई सारे विषय आ गए हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, शिकार का कोई दृश्य, आपने शिकार के वो इमेजेस भी देखे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विषय जुड़ गए आके, ठीक है? यानी कि क्यों? क्योंकि 7 कालखंडों के यहाँ पे शैलचित्र मिलते हैं, उत्तर पाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक, और इस समय तक आते-आते तो मानव का अच्छा खासा विकास हो चुका था, तो उसके जो विषय थे, सोचने की क्षमता थी, भाव अभिव्यक्ति थी और जो उपकरण इत्यादि थे, उनमें जब वृद्धि हुई, तो साथ ही साथ क्या हुआ कि चित्रकला, जो शैल चित्रकला थी, उसमें भी उन्होंने अपने भावों को अभिव्यक्त किया, नए-नए विषयों को समाहित किया। इस तरीके से जैसे हम लोगों ने बात की थी कि कला के ट्रेंड में, मतलब जो कला है, उसमें क्या ट्रेंड आ रहे हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वही परिवर्तन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर,
फिर हम बात करेंगे, अब आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सबसे अधिक जो चित्र मिले हैं वो हमें मध्य प्रदेश से क्यों मिले हैं, ऐसा क्या कारण है? तो उसके पीछे का कारण है कि सर्वाधिक चित्र मध्य प्रदेश में ही क्यों? यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ियां हैं। विंध्याचल पहाड़ियां है, इस कारण से यहाँ पे जंगली पौधे, कंदरा, कंदमूल, जल की उपलब्धता है। दूसरा, ये जल की उपलब्धता होने के कारण ये जो आदिमानव रहे होंगे उनके लिए प्राकृतिक आश्रय का बेस्ट स्थान रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात, प्राकृतिक शैलाश्रय थे यहाँ पे, कई सारी गुफाएं थी, लगभग मैंने बोला आपको 800 गुफाएं थी। उन 800 गुफाओं में से जो 500 गुफाएं हैं उसमें हमें शैल चित्र मिले हैं। तो जहाँ पे भोजन उपलब्ध है, जहाँ पे जल उपलब्ध है, जहाँ पे आवास उपलब्ध है, वहीं पे तो वो रहेंगे। और तीनों ही चीजें उपलब्ध थी मध्य प्रदेश में। इस कारण से क्या हुआ कि यहाँ पर कई सारे लंबे समय तक जो आदिमानव थे वो रहे, और इन गुफाओं में जब वो निवास किया उन्होंने तो शैल चित्र बनाए, अपने भावों की अभिव्यक्ति की, कुछ को मंदिर के रूप में ऐसे मतलब डेवलप नहीं किया, लेकिन वहां पे ऐसे चित्र बनाए जो देखने से लगता है कि शायद ये जो गुफा है वो उनकी मंदिर रही होगी। ठीक है। तो इन दो कारणों से हमें सबसे अधिक जो चित्र है वो मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है, फिर हमने बात की थी कि जो हमें चित्र मिलते हैं भीमबेटका से वो 7 कालखंडों के हैं, उत्तर पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक। तो ये जो 7 उसके भी बाद है, उसके बाद जब ये 7 कालखंडों के मिले, इसमें से पहला हमें पढ़ना है उत्तर पूरा पाषाण काल, जिसको हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है। मतलब पूरा पाषाण काल, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। तो इसके बारे में हम जो समझते हैं कि यहाँ पे जो चित्र मिले हैं, अब आप लोग ये देखिए कि ये सबसे पुराने चित्र हैं। ठीक है। सबसे अधिक पुराने चित्र होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखना कि बहुत ही लिमिटेड विषय होंगे, लिमिटेड कलर्स होंगे, लिमिटेड लोगों के चित्र बनाए गए होंगे, जानवर बड़े लिमिटेड होंगे, हरी और लाल जो रेखाएं उनसे चित्र बने हैं, पहली बात। दूसरी बात, मानव और केवल जानवर के चित्र बने, और जानवर में भी भैंस है, बाघ है, सुअर है, हाथी, गेंडे, बस इनके ही चित्र हैं। उसके बाद मतलब कि शुरुआती मानव ने ज्यादा नहीं, बस जो बड़े बड़े आप लोग देख सकते हैं, बड़े बड़े जानवर है ये, इन बड़े बड़े जानवर और जो बड़े स्ट्रॉन्ग दिखते थे उन जानवरों के चित्र बनाए। उसके बाद ज्यामितीय आकृतियां भी मिली है, कुछ ऐसे आयताकार, बस। उसके बाद रंगों की बात करें तो लाल रंग शिकारियों के लिए प्रयोग हुआ, हरा रंग नर्तकों के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है। लाल रंग शिकारियों के लिए प्रयोग हुआ और हरा रंग नर्तकों के लिए प्रयोग हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट चित्र क्या है हमारे पास। तो समझ आ गई बात आपको कि बड़ा ही मतलब लिमिटेड डेवलपमेंट था, लाल हरी रेखाओं से चित्र बने हैं। मानव और जानवर की बात करें तो मानव की ज्यादा विशेषताएं हमें मिलती नहीं है, जानवरों में भास है, बाघ है, सुअर है, और ये गैंडा है, भैंस, सॉरी। फिर बात कर रहे थे रंग की, बात करें तो लाल रंग है और हरा रंग। ठीक है। अब एक बार अपने इमेज को समझ लीजिए, इसको देखते हैं, फोटोग्राफ को फिर देखिए आप लोग किसको देख सकते हैं। ये गुफा द्वार है भीमबेटका का। हमने अभी बात की ना कि हमें मध्य प्रदेश के विंध्याचल से करीब 800 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 500 गुफाओं में शैल चित्र है। ठीक है। ये गुफा का चित्र आप लोग देख सकते हैं, शैल आश्रय है, अच्छा खासा है। इनके ही यहाँ पे क्या बनाए होंगे, चित्र बनाए होंगे। ठीक है। शिकार के कई प्रकार के चित्र बनाए होंगे। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक आश्रय हो गया उनके रहने के लिए, सारी चीजें उपलब्ध हैं, इस कारण से यहाँ पर हमें कई सारे चित्र देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट चित्र है। अब आप इस चित्र को देखिए, मुझे ये चित्र बहुत ही पसंद है। केवल एक जानवर का चित्रांकन किया गया और ये भीमबेटका से मिला है। आप देख सकते हैं कि कितना, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके वो करूँ इस तरीके से, तो आज जिस घोड़े को जैसे हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से घोड़े को यहाँ पे बनाया गया है। तो कितनी सुंदर आकृति है, सोचिए अगर ये थोड़ा सा और क्लियर होती, और मतलब कितनी सुंदर है ना ये। मतलब यहाँ पे तो क्लियर नहीं है, बट आप जब इसको बुक में देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, तो आपको ये बहुत ही सुंदर इमेज देखने को मिलेगी। और ये सोचिए कि ये भीमबेटका से हमें मिली है, और आपको देख के क्या लग रहा है कि ये कब की होगी, ये हो सकता है नवपाषाण काल की हो। ठीक है। क्योंकि आते आते कला में डेवलपमेंट हुआ ना, पहले तो भाई ऐसे से चित्र बन रहे थे, ऐसे ये इस तरीके से। ठीक है। और क्या हुआ है, हाथ में ये लोग भाला लिए हुए हैं, बस यही चित्र बन रहे हैं। समय बीतता गया, डेवलपमेंट होते गए, और परिणाम हमारे सामने है। तो ये चीज देखने को मिली, और ये भी हमें भीमबेटका से मिलती है। तो आप ये अनुमान खुद लगा सकते हैं कि भीमबेटका में हमें केवल एक काल के चित्र नहीं मिले हैं,
भीमबेटका से हमें कई काल के चित्र मिले हैं, ठीक है? जिसमें ये है आपका, अब बात कर रहे थे, हमने उत्तर पाषाण काल की बात कर ली थी, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे, उत्तर पाषाण काल आपने देख लिया, अब मध्य पाषाण काल, ठीक है? मध्य पाषाण काल के शैलचित्र। मध्य पाषाण काल के जो शैलचित्र हैं, सबसे पहली बात, इस काल तक आते-आते क्या हुआ, विषयों की संख्या में वृद्धि हो गई। यानी कि जहाँ पहले छोटे-मोटे शिकार हो गया, नृत्य हो गया, सामूहिक नृत्य हो गया, उनको ही प्रदर्शित किया जाता था। इस काल में आते-आते जो विषय थे, उनकी संख्या में वृद्धि हो गई। अगर आपसे पूछा जाता है कि मध्यकाल के शैलचित्रों की विशेषताएँ बताइए, तो आप ये सारे बिंदु लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद शिकार के लिए नए हथियारों का प्रयोग होने लगा, जैसे कि काँटेदार भाले, नोकदार डंडे और भी कई प्रकार के हथियार थे, उनका प्रयोग होने लगा। पहले नहीं हो रहा था, धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ, चीज़ें वो हुई, तो उन्होंने वो यूज़ भी किया। और आप सोचिए कि ये सारी बातें या ये सारी चीज़ें जो मैं आज आदि मानव के विषय में कह रही हूँ, या मैं बोलती हूँ कि आदि मानव शुरू में कैसे रहते थे, वो जो पत्थर है उनके औजारों उनको औजार बनाकर अपनी रक्षा करते थे, शिकार करते थे, समूह समूह में रहते थे। तो वो सारी बातें हमें पता कहाँ से चल रही है? हमें अपने शैल चित्रों से पता चल रही है, ठीक है? यानी कि आप इतिहास की चीज़ों को भी कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो क्या हुआ? विषयों की संख्या में वृद्धि हो गई, शिकार के लिए नए हथियार बनने लग गए, शिकारियों को साधारण और अलंकृत रूप में दिखाया जाने लगा, उन्हें सजे कपड़ों में मुखौटा पहने दिखाया जाने लगा। जानवरों के जो चित्र थे, वो साहस से पूर्ण, रौब-पूर्वक बनाए जाने लगे। मतलब जानवरों को इतना रौब-पूर्वक, साहसी दिखाया जाता था, जैसे जी जानवर और जो मनुष्य है, जानवर बहुत अधिक पावरफुल है। लेकिन बाद में कभी आप देखोगे कि कहीं पे आपको जानवरों के चित्र बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मसल्स वगैरह से युक्त है, तो कहीं पे मनुष्य के, ठीक है? उसके बाद जैसे कि हिरण, शेर, तेंदुआ, चीता आदि। उसके बाद जानवरों के चित्रों को प्रमुखता दी गई। जानवरों के चित्रों को क्या दी गई? प्रमुखता दी गई, क्योंकि आपने देखा शिकार कर रहे हैं तब जानवर का चित्र हो रहा है। इसके अलावा घोड़े का चित्र आपने अलग से देखा और अन्य चित्र देखे जहाँ पे जानवरों को प्रमुखता दी गई है। सामूहिक नृत्य का चित्रण किया गया है। आपने वो इमेज देखी जहाँ पे सामूहिक नृत्य का चित्रण किया गया है। तो सामूहिक नृत्य का चित्रण समाज के लिए सभी वर्ग का चित्रण, समाज के सभी वर्गों का, सभी वर्गों में महिलाओं के भी आप देख सकते हैं, महिलाओं को वस्त्र और सवस्त्र दिखाया गया है। पुरुषों में आप देखोगे कि पुरुष में भी सभी जो पुरुष मतलब जो वृद्ध पुरुष हैं और जो घर को चलाने वाले थे, उनको भी शिकार करते हुए दिखाया गया, वृद्धों को दिखाया गया। इसके अलावा जो बच्चे हैं, ठीक है? उनको भी इमेज जो चित्र बनाए गए उसमें स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि समाज के सभी जो वर्ग थे, उनका इसमें अ, उनको चित्रित किया जाने लगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग, आगे देख लेते हैं एक बार, कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है। दैनिक क्रियाओं को प्रदर्शित किया गया, जो भी वो दैनिक क्रियाएँ कर रहे हैं उनको प्रदर्शित किया गया, ठीक है? उसके बाद रंगों की बात करें तो लाल रंग, नीला, हरा, बैंगनी, सफ़ेद, पीला और भी कई रंग को प्रयोग होने लगा। मतलब यहाँ पहले शुरू में लाल रंग, सफ़ेद रंग, हरा रंग, केवल 3 रंग ही बन रहे थे। हरा रंग क्योंकि पत्तों को घिस के निकाला जा सकता है, तो उसके माध्यम से 3 रंग शुरू में थे। लेकिन भीमबेटका में जब आपने मध्यकाल के शैलचित्र देखे तो देखा कि यहाँ तो कई सारे रंगों का विकास हो गया, लाल, नीला, हरा, बैंगनी, सफ़ेद, पीला और भी कई रंग। लाल रंग वो गेरुए से प्राप्त करते थे, हरे रंग को कैल्सीडोनी नामक पत्थर से और सफ़ेद रंग को चूना पत्थर। तो इस तरीके से कई सारे रंग भी आ गए और ये जो रंग थे वो ऐसे नहीं थे कि आज पेंट की 4 दिन बाद धुल गए, साफ हो गए। ये पेंटिंग्स ऐसे थे या पेंट ऐसे थे या कलर ऐसे थे जो लॉन्ग लास्टिंग थे। मतलब आज आपने देखा ना कि कैसे कितने जो घोड़े के चित्र है वो स्पष्ट में कितना सुंदर है, और भी चित्र देखे, यानी कि इन चित्रों को ऐसे पदार्थों से बनाया जाता था, इस तरीके से ये बने होते थे कि ये रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होते थे। मतलब वो गायब नहीं होते थे, लंबे समय तक बने रहते थे। वरना आप सोचिए मध्य पाषाण काल, कहाँ मध्य पाषाण काल और कहाँ अब। आज भी हमें वो देखने को मिलते हैं। उसका कारण क्या है कि वो लॉन्ग लास्टिंग थे, इस तरीके से बनाए गए कि उन रासायनिक अभिक्रिया होने पर भी वो समाप्त नहीं हुए। साथ ही सामग्री की बात करें, औजार और अनुकूलन परिस्थितियाँ ना होने पर भी उस समय ना तो, क्योंकि मध्य पाषाण काल में कितना डेवलपमेंट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी एक अच्छी बात कि सामग्री ना होने पर, औजार ना होने पर, अनुकूल परिस्थितियाँ ना होने पर भी
सामान्य दृश्यों को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है उन्होंने, साथ ही पशुओं को अधिक ताकतवर दिखाया गया है। ठीक है, इतनी सुंदर तरीके से उन्होंने चित्रों को बनाया है। उसके बाद है रंगों का सामंजस्य संतुलित, जो रंगों का प्रयोग है वो रंगों का प्रयोग, रंगों का सामंजस्य और जो अनुपात है वो संतुलित है। आप लोगों ने इमेजेस में देख के इस बात को जान ही लिया होगा कि जो रंगों का प्रयोग किया गया है वो कितना अधिक सामंजस्यपूर्ण है, ठीक है? जो उसमें अनुपात है कि लाल रंग को कहाँ यूज़ करना है, सफ़ेद रंग को कहाँ यूज़ करना है, उसके बीच में जो बैलेंस है वो भी क्या है, बहुत ही परफेक्ट है। मानव ने पशु पर नियंत्रण पा लिया था। इस समय तक आते-आते हमें क्या लगता है, हम शिकार के माध्यम से क्या समझ पाते हैं कि शिकार के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से मनुष्य में कैसी प्रवृत्ति डेवलप हो गई थी? मनुष्य में जानवरों पर जानवरों पर नियंत्रण जानवरों पर नियंत्रण रखने की जो प्रवृत्ति थी, वो डेवलप हो गई थी। समतावादी समाज था, क्योंकि समाज में ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं थे, ठीक है? इसीलिए क्या होता था, जितनी आवश्यकता होती थी, उतने ही चीज़ों को गैदर किया जाता था और फिर उसके बाद जब आवश्यकता होती थी, तभी चीज़ों को लिया जाता था। इसके अलावा वो संग्रहण का ज़्यादा कुछ वो नहीं था कि संग्रहण करके रखा जाए, परिवारवाद, ये सारी चीज़ें नहीं थी। समाज कैसा था? समान था, समतावादी था। महिलाओं के भी चित्र मिले, महिलाओं को दिखाया गया किस तरीके से महिलाएँ जो हैं वो घर के कार्यों में पुरुष का सहयोग करती हैं, ठीक है? सॉरी, घर के कार्यों का मतलब जो घर से इतर कार्य होते हैं, उनमें कैसे वो सहयोग करते हैं, पुरुष भी महिलाओं के साथ सहयोग करते हैं घर के कार्यों में, इस तरीके से इन सारी चीज़ों को बताया गया है, ठीक है? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। कोई भी बिंदु ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आया है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका वहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगी। नहीं तो मैं क्या करूँगी कि जब नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, आप लोग डाउट लिखिए नीचे, ठीक है? जब तक मैं देखती हूँ डाउट आप लोग लिखिए और जब मैं नेक्स्ट चैप्टर को अपलोड करूँगी उससे पहले हम लोग 4-5 डाउट ले लेंगे। उन डाउट पे एक बार बात कर लेंगे। जो भी आपके डाउट है, आपके सिलेबस से रिलेटेड डाउट है, आपके पेपर से रिलेटेड डाउट है, आपके एमसीक्यू से रिलेटेड डाउट है, आपके फाइनल एग्ज़ाम से रिलेटेड डाउट है, कोई भी डाउट। आपका अगर चैप्टर से भी है तो आई कैन हैंडल इट। तो आप मुझे कर सकते हैं, हम लोग बात कर लेंगे उन पे, ठीक है? आई जस्ट होप तुम्हें समझ में आया हो चैप्टर। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिवीजन करते रहें। इन नोट्स को आप लोग बुलेट पॉइंट्स में खुद भी वो कर सकते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है?